Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do last section of Unit 2. Unit 2 is from Block 3 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आपको दो तीन चीज़ें बताना है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने न्यू सब्सक्राइब किया है इस चैनल को। हर एक यूनिट के जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट। ऑल्सो वेयर एवर यू आर सीइंग पिंक हाईलाइट, that this is that reason that portion of the chapter which is important for exam point of view, and it would certainly come in your exam. It has already come in the previous exams, so probability of getting these topics again in the exam is more. So वैसे तो मैं सब कुछ समझाती हूँ चाहे वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास वो भी नहीं करना जिसको, वो ये कर सकता है कि पिंक हाईलाइट वाले तो पक्का ही पढ़ ले, समझ ले। हम बहुत कुछ इस यूनिट में सीख चुके हैं और आगे बस थोड़ा सा आज का सेक्शन है जो ख़त्म हो जाएगा तो ये यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। हमने एक और मुझे चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोस को बाकी स्टूडेंट्स के साथ, और लाइक और कमेंट्स भी करते रहें। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आज हम बात करेंगे कि ग्रुप का जो लीडर होता है, यानी कि ग्रुप काउंसलर जो होता है, उसका रोल क्या होता है। हर एक पर्टिकुलर जो टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं काउंसलिंग में, उस काउंसलिंग के टाइम पे जब काउंसलर काम कर रहा होता है ग्रुप में, तो वो क्या, उसका रोल कैसे, क्या वो चेंज हो जाता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग से अलग होता है, किस तरह का वो काम करेगा वहाँ पे, इसके बारे में बात की है इसमें। तो फर्स्ट जो है वो साइको एनालिटिक काउंसलर के बारे में बात की है। अगर ग्रुप में साइको एनालिटिक काउंसलर काम कर रहा है तो उसका ओरिएंटेशन किस तरह का होगा, वो किस तरह से ग्रुप के मेंबर्स को हैंडल करेगा, वो इसमें बताया है। इसमें सेम होता है वैसे इंडिविजुअल और ग्रुप का, थोड़ा बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। जो साइको एनालिटिक काउंसलर होगा ग्रुप का, वो ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेगा, हर एक मेंबर को एक्सपीरियंस कराएगा उसके पुराने जो भी इमोशनल बैरियर्स थे जिसमें वो फंसा हुआ था, जो बार बार ऐसे बिहेवियर जो बार बार वो रिपीट कर रहा था, और उसके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस या नीड्स हैं जो पूरी नहीं हुई थी, वो उनके बारे में उनको रियलाइज कराएगा काउंसलर ग्रुप में। इंडिविजुअल्स को भी करवाएगा और एज ए ग्रुप भी करवाएगा। तो कहाँ कैसे ग्रुप में इंसान सेटिस्फेक्शन ढूंढेगा, उसकी कोशिश की जाएगी, और ऐसी चीज़ों जिसमें वो फेल हो गया था वो ग्रुप के अंदर ही, ग्रुप के थ्रू ही अचीव करने की कोशिश करेगा। उन नीड्स और उन एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेगा, अपने अनकॉन्शियस माइंड से उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करेगा, वो ग्रुप के अंदर ही होगा। तो साइको एनालिटिक ग्रुप लीडर जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल को समझाता है, सिखाता है कि कैसे वो उन चीज़ों को इफेक्टिव बना सकता है, अपनी नीड्स को अप्रोप्रिएट कर सकता है, अप्रोप्रिएट नीड्स में चेंज कर सकता है। गलत तरीके से भी नीड्स पूरी की जा सकती हैं, सही तरीके से भी नीड पूरी की जा सकती है। तो जो काउंसलर होता है उसका रोल होता है कि उसको सही तरीके से अप्रोप्रिएट वे में वो कैसे उसको अचीव करे वो सिखाएगा, और इफेक्टिवली कर सके। इफेक्टिवली मतलब कि मैक्सिमम फायदा उठा सके उस चीज़ का, वो सिखाएगा। अगेन जो लीडर होता है इसको इस बात के लिए भी सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि जब वो ट्रांसफरेंस का फिनोमेना ग्रुप के इंडिविजुअल्स के साथ यूज करेगा, या तो पूरे ग्रुप के साथ ट्रांसफरेंस का करेगा या फिर इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ, ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स के साथ करेगा, उन दोनों को साइमल्टेनियसली भी कर सकता है ग्रुप के अंदर। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको अलग अलग ले जाके करे, वो इंडिविजुअली एंड साइमल्टेनियसली दोनों तरीके से ग्रुप में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो डिपेंड करता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, वो किस चीज़ में परेशान है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस है। अगर कॉमन एक्सपीरियंस है तो ग्रुप ट्रांसफरेंस हो सकता है। काउंसलर जो है ट्रांसफरेंस एंड रेजिस्टेंसेस, इसके ऊपर भी देखेगा कि किस तरह के रेजिस्टेंसेस मेंबर्स शो कर रहे हैं, सो दैट क्लाइंट अपने कॉन्शियस के अनकॉन्शियस के बारे में समझ सके कि क्या गड़बड़ है उसके अंदर। देन एनालिसिस भी करेगा काउंसलर,
और हर एक इंडिविजुअल मेंबर का जो बिहेवियर है या पूरे ग्रुप का एज अ होल जो बिहेवियर है उसको भी हाईलाइट करेगा। तो ये सारी चीजें वही है जो इंडिविजुअल में होता है, बस इसमें थोड़ा सा जिम्मेदारी ज्यादा होती है क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग आते हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक हमने बिहेवियरल काउंसलिंग की पढ़ी थी, उसमें जो बिहेवियरल काउंसलर है वो ग्रुप में क्या करेगा उसके बारे में हम जानेंगे। जब ग्रुप की काउंसलिंग की बात आती है तो काउंसलर जो होता है वो आइडेंटिफाई करेगा ग्रुप मेंबर्स की उन बिहेवियर्स को जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हड़कंप मच चुका है, आई वुड से। और जो ग्रुप मेंबर्स हैं एज अ होल उनका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिहेवियर चेंज का, क्योंकि क्या पता ग्रुप के सारे मेंबर्स का एक ही टाइप का बिहेवियर हो। सो उसके ऊपर भी काउंसलर ध्यान देगा, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। अब जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की बात आई कि अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा जब हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि इस तरह के बिहेवियर हैं, तो अब हमें ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करना होगा। ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करने के बाद ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात करनी होगी। ऑब्जेक्टिव जब हम अचीव करने की बात करते हैं तो इसमें जो मेन ग्रुप काउंसलिंग में ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है मॉडलिंग या रीइंफोर्समेंट। मॉडलिंग यानी कि दूसरे वाले को देख के सीख जाना, दूसरा वाला क्या कर रहा है इसी सिचुएशन में। और रीइंफोर्समेंट होता है कि जब उसने अच्छा बिहेवियर किया उसको कुछ रिवार्ड दे दिया गया या उसको शाबाशी दे दी गई, वो रीइंफोर्समेंट होता है। कभी कभी जो अच्छी चीजें हैं उनको वापस लेना भी वो निगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। नाउ जो ग्रुप होता है, ग्रुप रिच बिहेवियरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा। रिच बिहेवियरल रिसोर्सेज मतलब एक दूसरे को देख के सीखेंगे कि किसने कैसे किया। जो ग्रुप लीडर है वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर आइडेंटिफाई करके उनको बताएगा कि देखो ये ग्रुप ये ऐसा करने से ज्यादा बेनिफिट है, ऐसा करने से कम बेनिफिट है। तो ग्रुप मेंबर्स आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे मेंबर की हेल्प कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बिहेवियर के बारे में जान के एक दूसरे को देख कर सीख सकते हैं। तो ये ग्रुप का फायदा हो जाता है। अगेन बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि रीइंफोर्समेंट तो मैंने बताया था। पीयर प्रेशर भी एक ऐसी चीज है जो एनकरेज करती है या फिर डिस्करेज भी कर सकती है ऐसे बिहेवियर्स जो रिक्वायर्ड है और जो नहीं रिक्वायर्ड है। तो जो बिहेवियरल ग्रुप लीडर होता है यानी कि जो बिहेवियरल ग्रुप काउंसलर है वो हेल्प करता है मेंबर्स को कि वो देखें ऐसे कौन से तरीके से इनके बिहेवियर में चेंज लाया जा सकता है। जैसे कि या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको रीइंफोर्समेंट दे दे जब वो अच्छा बिहेवियर कर रहा है, या फिर उसके रीइंफोर्समेंट को रोक के रख ले डिपेंडिंग अपॉन उसके बिहेवियर की एक्टिविटी से क्या कंसिक्वेंसेस निकल रहे हैं, क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। तो उसके बिहेवियर से क्या कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम फिर रीइंफोर्समेंट को डिसाइड करते हैं। पूरे ग्रुप का भी ऐसे ही होता है, इंडिविजुअल का भी ऐसे ही होता है। इस चीज को ये जो है कि बिहेवियर जैसा करेंगे उसके कंसिक्वेंसेस को देख के हम उसके रीइंफोर्समेंट को रोकना या देते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रुप कंटिंजेंसीज, ये नाम दिया है इस चीज को। अगेन अगर कोऑपरेशन से सारे मेंबर्स चले ग्रुप के तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे ही सिखा देती है। तो ग्रुप में जब सब लोग एक साथ एक जैसी चीजें करेंगे तो वो सीख जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। नेक्स्ट थेरापिस्ट जो होते हैं वो रैशनल इमोटिव थेरापिस्ट होते हैं जिसमें हम रैशनल थिंकिंग सिखाते हैं। तो ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं इलॉजिकल इरैशनल थिंकिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे बिहेवियर जो इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड है और वो भी इरैशनल थॉट के पीछे थॉट की वजह से हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के। और जो काउंसलर है वो हेल्प करता है कि इनके रैशनल बिहेवियर को कैसे हम लाएं इनके अंदर और इनके कॉग्निशन को कैसे ठीक करें, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और जब इस तरह के काउंसलर जो रैशनल इमोटिव थेरेपिस्ट होते हैं वो इनको बताते हैं, कैसे बताते हैं, इनको या तो रीजनिंग पूछते हैं, बताओ तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें क्यों लगता है कि ये बिहेवियर इस तरह से सही है, वो हम करते हैं सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग जिसे कहते हैं। देन पर्सुएशन करते हैं, बार बार पुश करते हैं अच्छे बिहेवियर के लिए। देन रोल प्लेइंग, दूसरे को देखकर सीखते हैं कि दूसरा कैसे इस सिचुएशन में एक्ट कर रहा है, वो रैशनल इमोटिव थेरेपिस्ट का काम होता है। नाउ गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट जो होते हैं वो इंसान को ये सिखाते हैं कि वो एज अ होल हर एक चीज को देखे, अपने बैकग्राउंड को भी इन्वॉल्व करे, अपनी प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस इन सबको एक साथ ही कंबाइन करे एंड देन पूरा मीनिंगफुल वे में पूरी जिंदगी को जीने की कोशिश करे। और
जो इसके ट्रांजिशंस हो वो बहुत स्मूथ हो, जब वो अपने ऐसी चीज़ों के जो बैकग्राउंड में इसने ऐसी चीज़ें डाली थी जो अनफुलफिल्ड थी, जो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, वो दबी हुई थी, उनको, और जो अभी की एक्सपीरियंसेस है उनको अपने अवेयरनेस में दोनों चीज़ों को लेके आए, और जो इसका ट्रांजिशन हो इस टाइम पे, जो वो पुराने एक्सपीरियंसेस अनफुलफिल्ड चीज़ों को सोचे और समझे, वो स्मूथ हो, इसका काम भी, ये काम भी काउंसलर ही करता है। तो जो काउंसलर है वो हर एक मेंबर्स के परसेप्शंस को नोटिस करता है और उन परसेप्शंस को देखते हुए एज अ कैटलिस्ट काम करके उसको बताता है कि तुम्हारा जो कॉग्निशन है वो किस तरह का है, दूसरे मेंबर्स के कॉग्निशन जो हैं उनके लिए क्या है, बाकी ग्रुप मेंबर्स के लिए क्या है, वो एक एक्टिविटी के थ्रू ये भी बताया जाता है। तो ग्रुप का जो काउंसलर होता है वो हर एक मेंबर को बोलता है कि तुम एक्ट करो कुछ एक्टिविटीज में ही, कि वो दूसरों के, खुद के बारे में क्या सोचता है, दूसरों के बारे में क्या सोचता है, मेंबर्स के बारे में। ऐसे ही हर एक मेंबर के साथ यही किया जाता है कि उसका जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में पता चल सके, तो ये एक्टिविटी के फॉर्म में कराया जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थेरेपिस्ट। वो क्या करते हैं ग्रुप में? तो ग्रुप सेटिंग में एक्चुअली बहुत सारे मेंबर्स हैं, ऑब्वियसली उनमें इमोशंस भी अलग अलग होंगे, उनकी जो इंटेलेक्चुअल पार्ट होगा उनका वो भी अलग अलग होगा, जिस सोशल बैकग्राउंड से आएंगे वो लोग भी वो भी अलग अलग होगा। तो जब ग्रुप में ये सब आपस में मिलते हैं तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक चीज़ को समझने की, हर एक वेराइटी के लोगों को समझने की, तो इनके एक्सपीरियंसेस और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। तो ग्रुप इंटरेक्शन जब भी बढ़ता है तो इनकी जो एबिलिटी होती है लॉजिकल प्रोसेसिंग की वो भी बढ़ जाती है, और ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं जहाँ पे इनको दुनिया के बारे में और खुद के बारे में समझ आना शुरू हो जाता है। नाउ कमिंग टू सिमिलैरिटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग। दोनों में सिमिलैरिटी, पहली चीज़ तो ये है कि दोनों में काउंसलिंग जो है वो सेल्फ इंटीग्रेशन को अचीव करता है, मतलब अपना एज अ होल क्या है वो उसके बारे में जानता है, सेल्फ डायरेक्शन आता है उसमें, यानी कि वो कहाँ जिंदगी में जाना है, क्या करना है वो समझता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो काउंसलर है दोनों में, चाहे ग्रुप है चाहे इंडिविजुअल है, उसमें हमेशा एक्सेप्टिंग होगा, रिगार्ड देने वाला होगा, परमिसिव होगा, क्लाइंट खुल के अपने सारा कुछ बता सकता है, अपने डिफेंस, जब वो खुल के बोलता है तो उसके डिफेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो जो दबा के बैठा था अंदर चीज़ों को वो खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। तो काउंसलर दोनों केसेस में ये काम करेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है दोनों की टेक्निक में यही एम होता है कि अपनी फीलिंग्स को क्लैरिफाई करे क्लाइंट, और हर एक चीज़ को अच्छे से हम रीस्टेट करके बताएं, दोनों केसेस में, ग्रुप में भी और इंडिविजुअल में भी। काउंसलर का ये काम होता है कि वो फिर से उसकी बात को रीफ्रेम करे, पैराफ्रेज करे और उसके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जाने। देन काउंसलर का एक और फोर्थ पॉइंट ये है कि वो हेल्प करता है क्लाइंट को और खुद की फीलिंग और एटीट्यूड के बारे में अवेयर होने में। क्लाइंट जान पाता है उसकी फीलिंग्स क्या है, उसका क्या एटीट्यूड है, और उनको एग्जामिन करवाता है कि वो सही है कि गलत है। नाउ नेक्स्ट है उनको इस सारे दोनों, चाहे ग्रुप है चाहे इंडिविजुअल है, उसमें प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिलेशनशिप में होती ही होती है, उसको हम चेंज नहीं करते। तो दोनों इंडिविजुअल एंड ग्रुप में ये सिमिलैरिटीज थी। नाउ डिफरेंसेस, जो येलो से हाईलाइट है वो इंडिविजुअल काउंसलिंग का है और जो ग्रीन से हाईलाइट है वो ग्रुप का है। तो ग्रुप का इन्होंने ज़्यादा बताया क्योंकि ग्रुप के बारे में ही हमने डिटेल ज़्यादा पढ़ा, इंडिविजुअल को ऑलरेडी हम जानते हैं। डिफरेंस इंडिविजुअल में एक सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि जो इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है उसमें 1-to-1 फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है, इनमें जो इंटीमेसी बहुत होती है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में। 1-to-1 बात है तो ऑब्वियसली किसी और को नहीं पता चलेगी। रैपो बहुत अच्छा रहता है काउंसलर और काउंसलर के बीच में, एक वार्मथ की फीलिंग होती है, जैसे बहुत सालों से जानते हैं ऐसी वाली फीलिंग आती है। अब ना ग्रुप की अगर बात करें कि ग्रुप कैसे डिफर है इंडिविजुअल से, तो ग्रुप काउंसलिंग में जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है दूसरे मेंबर्स के साथ भी होती है क्योंकि वो सिमिलर प्रॉब्लम्स से जूझ रहे होते हैं। तो जो क्लाइंट होते हैं उनको ये थोड़ी सी तसल्ली होती है इस बात की कि थैंक गॉड मेरे जैसा कोई तो है और दुनिया में, तो ये उनको एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। और एक और
ये तो था पहला पॉइंट कि उनको ऐसी दूसरे मेंबर्स को जानने की जो सेम प्रॉब्लम से पीड़ित है वो जानने की मौका मिलता है, देन उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं। देन नेक्स्ट है ग्रुप में कि जो काउंसलिंग होता है वो सिर्फ हेल्प खुद काउंसलर से नहीं, उसको हेल्प दूसरे मेंबर्स से भी मिल रही है। तो सारे जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक कोहेशन हो जाता है, मतलब कि अटैचमेंट हो जाता है, सारे मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इनमें एक कोऑपरेशन की फीलिंग आती है मेंबर्स के बीच में, वो ज़्यादा क्लोज फील करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। जो काउंसलर का टास्क है ये बेसिकली ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है और चिंता वाला भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होता है ये। बहुत सारे सबको, इतने सारे मेंबर्स को सेटिस्फाई करना, उनकी नीड्स को समझना, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो दैट इज़ वाई ये कॉम्प्लेक्स बताया गया है ग्रुप काउंसलिंग को। उन्हें सिर्फ हर एक मेंबर की को अप्रिशिएट ही नहीं करना, साथ में उनको ये भी महसूस कराना है कि वी हैव अ सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, वो पर्सन एग्जिस्ट करता है हमारी नज़रों में, वो हमारे सारे मेंबर्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी मेंबर एक दूसरे के लिए है। तो सारे मेंबर्स के रिएक्शंस को नोटिस करना, उनके फीलिंग्स को महसूस करना और वो नोटिस करके उनके ऊपर उस तरह की काउंसलिंग हर एक इंडिविजुअल को ग्रुप में देना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिमांडिंग, और उनको सबको सेटिस्फाई करना, उनकी नीड्स को पूरा करना, वो सब। सो ये इसमें डिफरेंसेस है जो इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग में था। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2 जो आज मैंने ख़त्म कर दी, और इसमें हमने ग्रुप एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में भी किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड कीप वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बाय बाय।